दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और फुल रोमांटिक है। कहानी को लास्ट तक जरूर सुना, बहुत मजा आने वाला है। मैं अपने आप को किरण कहती हूँ और मेरी उम्र इस वक्त 13 साल है। 13 साल की उम्र वह उम्र होती है जब लड़की जवान हो रही होती है और उसे नई नई बातों का इल्म हो रहा होता है, लेकिन अभी वह पूरी तरह बालिग नहीं होती। उसे ज्यादा तजुर्बा नहीं होता और वह अपनी जिंदगी के बहुत से फैसले खुद नहीं कर पाती। स्कूल की लड़कियां, सहेलियां जो मेरी हम उम्र होती हैं, वह भी इसी कैपाइटा से गुजर रही होती है। जब तमाम सहेलियां बैठती हैं तो अपने अपने तजुर्बे बयान करती हैं और अपनी बातें बताती हैं। बहुत सी लड़कियां 13 साल की उम्र तक वह नहीं रहती जिन्हें माहवारी ना आई हो। लिहाजा मुझे भी माहवारी आ चुकी थी और मैं 13 साल की एक खूबसूरत नौजवान लड़की थी। मुझे अभी लोग बच्चा ही समझते थे, यानी बड़ी लड़की नहीं कहा जाता था। मैं आपको बताती चलूं कि मैं काफ़ी खूबसूरत थी और दिखने में भी दिलकश नजर आती थी। मेरी सहेलियों का एक ग्रुप था। हम कुल 5 लड़कियां थी और एक ही स्कूल में पढ़ती थी। सबसे अहम बात यह थी कि हम सब एक ही मोहल्ले में रहती थी और एक ही मोहल्ले में पली बड़ी थी। इसलिए हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानती थी और एक दूसरे की हर कमजोरी, ताकत और हर बात से वाकिफ थी। मेरी 4 सहेलियों के बारे में यह बताऊं कि वह भी तकरीबन मेरी ही उम्र की थी। बस किसी की उम्र मुझसे 6 महीने ज्यादा थी और किसी की 6 महीने कम। हमारी उम्र करीब करीब यूं थी, कोई 12 साल की, कोई 12 और निस्फ साल की, कोई 14 की और कोई 13 की। वह सब मेरी हम उम्र थी और हम सब एक ही कैपाइटा से गुजर रही थी। वो कैपाइटा यह थी कि हम जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। बहुत सी चीजों का पता था और बहुत सी चीजों का पता नहीं था। अब मसला यह था कि हम अपने वलिदैना से खुलकर बात नहीं कर सकती थी, ना अपनी परेशानियों के बारे में बता सकती थी और ना ही यह कह सकती थी कि हमें माहवारी आ चुकी है और हम अब अपने अंदर नई तब्दीली महसूस कर रहे हैं। वलिदा को कुछ हद तक इन बातों का पता चल जाता था और वह हमें वक्त निकालकर समझाती रहती थी, लेकिन घर के कामकाज और रोजमर्रा की मजूफीटा ऐसी थी कि वलिदा को बहुत कम ही वक्त मिलता था कि वह हमें इस बारे में सही तरह रहनुमाई कर सके। इसलिए हम बहुत सी चीज़ों में अब भी बकीम थी और हमारे ज़हन इन बातों के हवाले से पुख्ता नहीं थे। बात इस वक्त की है जब हम में से एक लड़की जिसका नाम नाजिश था, तकरीबन मुझसे 1 साल बड़ी थी, यानी 14 साल की थी और मेरी अच्छी सहेलियों में शुमार होती थी। एक दिन नाजिश एक किताब ले आई। इस किताब के बारे में नाजिश ने बताया कि इसकी एक सहेली ने पढ़ने के लिए दी थी, जो कि नाजिश से उम्र में काफ़ी बड़ी थी, यानी 20 साल से ऊपर थी। इसने यह किताब नाजिश को इसलिए दी थी कि नाजिश ने उसे बताया था कि वह जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी है, लेकिन बहुत सी चीज़ों से अभी वाकिफ नहीं है। जब नाजिश ने यह किताब पढ़ने के लिए ली तो मैंने और बाकी लड़कियों ने भी नाजिश से यह किताब लेकर पढ़ना मुनासिब समझा। लिहाजा तय पाया कि हम तमाम लड़कियां यह किताब पा घर ले जाएंगी और 2 से 3 दिन के लिए एक लड़की के पास रहेगी, फिर अगली को दे दी जाएगी। जब हमारे दरमियान यह तय हो गया तो हमारी ग्रुप की 5 लड़कियों में यह सिलसिला शुरू हुआ। नाजिश के पास क्योंकि यह किताब पहले आई थी, इसलिए सबसे पहले इस किताब को पढ़ने का हक भी नाजिश को था और पढ़ना भी नाजिश ने ही शुरू किया। लिहाजा हम नाजिश के 3 दिन गुजरने का इंतजार करने लगे। नाजिश के 3 दिन गुजरने के बाद यह किताब शबाना को दी जानी थी और शबाना के बाद यह किताब मेरे पास आनी थी। इसी तरह तय हुआ था कि हम 5 लड़कियां बारी बारी इस किताब को पढ़ेंगी और कोशिश करेंगी कि 2 से 3 दिन के अंदर इस किताब को ख़त्म कर दें। नाजिश की इस सहेली के मुताबिक, जिसने हमें यह किताब दी थी, हमें अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत सी मालूमात इस किताब से मिलने वाली थी और हम इस किताब को पढ़ने के बाद कम से कम इतनी बेखबर नहीं रहेंगी जितनी अब थी। इसलिए हमने तय कर लिया था कि अब हम जो कुछ भी करेंगे इस किताब को पढ़ने के बाद अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। शबाना ने भी इस किताब को पढ़ लिया और नाजिश ने भी पढ़ लिया। उन्होंने न सिर्फ किताब पढ़ी बल्कि काफ़ी बातें हमें बताई भी, लेकिन किताब पढ़ना बातों से ज़्यादा ज़रूरी था। अब यह किताब मेरे हाथ लगी और मैंने उसे अपने पास रख लिया।
जब भी रात होती मैं अपने तमाम कामों से पाग होकर अपने कमरे में पहुंचती तो यह किताब उठाकर पढ़ना शुरू कर देती। मेरा कमरा मेरे घर में बिल्कुल अलग था। मैं अपने वालिद साहब की इकलौती बेटी थी और मेरे घर में कोई और भाई बहन नहीं था। इसलिए मुझे इस किताब को अपने कमरे में रखने और पढ़ने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना था। लिहाजा मैं अपने कमरे में जब भी जाती कमरे की कुंडी अच्छी तरह बंद करती और फिर पासकूना होकर अपने बिस्तर में लेटकर इस किताब को पढ़ना शुरू कर देती। वाकई किताब इंतहाई दिलचस्प थी और इंसानी जिंदगी के बारे में बहुत सी बातें इसमें बताई गई थी। नौजवान होती हुई लड़की के तब भी मसाइल क्या होते हैं, इसकी जिस्मानी सेहत कैसे रखी जाए, इसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, यह तमाम बातें मुझे इस किताब से समझने और सीखने को मिल रही थी। यह बिल्कुल ऐसी किताब थी जो हर घर में हर लड़की के पास होनी चाहिए जिसे इस बात की समझ ना हो कि वह अब बड़ी हो रही है और उसने क्या करना है। इस किताब से वाकई मुझे बहुत मदद मिली और मैं इस किताब की मदद से अच्छे तरीके से बहुत सी बातों को समझ पाई। मेरे बहुत से सवालों के जवाब मुझे इस किताब से मिल गए थे। यह इस किताब को पढ़ने के तकरीबन 3 से 4 दिन बाद की बात है। किताब में अब अपनी एक और सहेली को जिसका नाम नादिया था ट्रांसफ़र कर चुकी थी और अब नादिया जो है वह इस किताब को पढ़ रही थी। यह किताब को पढ़ने के 3-4 दिन बाद की बात है। इधर रात का वक्त था कि मुझे पेशाब की हाजत महसूस हुई। मेरे कमरे में बाथरूम था। मुझे बाहर जाना नहीं पड़ता था, लेकिन मसला यह था कि मेरे कमरे में जो बाथरूम था वह कुछ मसाइल का शिकार था। ऐसा नहीं था कि हम लोग वहां पर गंदगी करते थे, इसको बहाते थे तो वह सही तरीके से बह नहीं रही थी। कुछ पाइप में मसला था जो कि मैंने सुबह अपनी अम्मी को भी बताया था और उसने मुझे कहा था कि एक आध दिन में किसी को बुला करके ठीक करा देंगी और तुम इतनी देर तक बाहर वाला बाथरूम जो है वह इस्तेमाल कर लेना। बाहर वाला बाथरूम मेरे कमरे से निकलकर थोड़ा सा चलना पड़ता था और फिर सीधे हाथ पर आदाई में वह बाथरूम था। इसके लिए मुझे अपने अम्मी अब्बू के कमरे के पास से गुजर कर जाना पड़ता था। अम्मी अब्बू का कमरा भी अटैच था, यानी कि वहां पर भी बाथरूम मौजूद था और उनका बाथरूम बहरहाल ठीक काम कर रहा था, इसलिए उन्हें बाहर आने की जरूरत नहीं थी। हाँ, मुझे अगर पेशाब करना था, आधी रात को उठना था तो मुझे पेशाब वगैरह करने के लिए आदाई वाले बाथरूम में जाना पड़ता था। तो इस रोज जबकि मैं रात को लेटी हुई थी कि मुझे बहुत ज्यादा जोर के पेशाब की हाजत महसूस हुई और मैं उठ गई और फिर मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 2:30 बजे बज रहे थे। रात में अमूमन मुझे पेशाब आता नहीं था, लेकिन हुआ यह था कि रात में सोने से पहले मैंने पानी कुछ जरूरत से ज्यादा ही पी लिया था, जिसकी वजह से मुझे अब आधी रात को पेशाब की शिद्दत से उठना पड़ा था। लिहाजा मैं पेशाब की शिद्दत से उठ के अब इस तरफ बढ़ने लगी। अपने दरवाजे को खोल करके जिस तरफ वो अदाई में बाथरूम बना हुआ था, मैं बाथरूम गई और फिर मैंने जी भर के पेशाब किया। अपने आप को बिल्कुल हल्का पाउल्का महसूस किया और जब मैं बिल्कुल हल्की फुल्की हो गई तो मैंने वापसी का सफ़र लिया। वापसी में जब मैं अपने कमरे की तरफ आ रही थी तो मैंने देखा कि मेरे अब्बा के कमरे की लाइट जो है वह जल रही है और खिड़की से रोशनी थोड़ी थोड़ी बाहर आ रही है। कमरे का दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे अम्मी बा जाग रहे हैं। इस वक्त रात के 2:30 बजे उनका जागना जो है वह मेरी समझ से थोड़ा बाहर था। लिहाजा मैंने उनके कमरे का दरवाजा खटखटा करके उनसे पूछना मुनासिब समझा कि उनकी तबीयत ठीक है या वह क्यों उस वक्त रात को उस वक्त जाग रहे हैं। इस काम की गज से मैं इस दरवाजे के पास पहुंची और अभी मैं हाथ उठाकर के दरवाजे पर दस्तक देना ही चाहती थी कि मुझे अंदर से आवाज आई, घोड़ी बनो घोड़ी। मैं इस बात को लेकर परेशान हो गई कि अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो घोड़ी बन सकती है। मुझे इतना पता था कि घोड़ी जो है वह घोड़े की मादा होती है, यानी घोड़ा एक जानवर है जो बहुत प्यारा सा जानवर होता है और उसकी जो मादा होती है उसको घोड़ी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर कौन सी घोड़ी मुराद थी, इस बात का मुझे समझ में नहीं आ रहा था। दरवाजा जो था वह लकड़ी का, मजबूत लकड़ी का बना हुआ था और इस दरवाजे में
कोई ऐसा सुराख या गया भी नहीं था कि मुझे जो है वह अंदर का मंजर नजर आ सकता या मैं अंदर कुछ देख सकती। लिहाजा मैं अब कान लगा के दरवाजे के साथ खड़ी हो गई और मैं अब्बा और अम्मी की आवाज़ें सुनने की कोशिश कर रही थी कि वह किस घोड़ी के बारे में जिक्र कर रहे हैं। आखिर कौन सी ऐसी घोड़ी है जो कि इस वक्त और फिर अब्बा अम्मी को क्यों बोल रहे हैं घोड़ी बनो घोड़ी। उन बातों की मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मेरा जो दिमाग है क्योंकि जितना ज़हन था उस वक्त इतना ही सोचना था। अगरचे मैं जवान हो रही थी लेकिन इतनी से ज़्यादा समझदार नहीं थी। इस किताब से मुझे बहुत सी बातों का पता चला था, लेकिन इतना नहीं कि मुझे अभी इन चीज़ों का इन अल्फाज का मतलब समझ आ सके। थोड़ी देर बाद मुझे अम्मी की आवाज़ सुनाई दी, घोड़ी बनके नहीं ऐसे ही कर लो। मैं अब और हैरान हो गई कि अब अगर यह घोड़ी, हाँ एक चीज़ मेरे दिमाग में आ गई। मुझे लगता है यह कोई ऊपर चढ़कर के कोई चीज़ टांगना चाह रहे हैं, कोई केल ठोकना चाह रहे हैं। तो इसके लिए मुझे पता है अब्बा भी कभी कभी जो है वह घोड़ा बनते थे, तो मैं उनके ऊपर खड़ी होकर के कोई चीज़ उतार देती थी या कोई जो है वह सामान उतार दिया करती थी। तो शायद अब मेरी समझ में आ गई थी कि अम्मी को वह कह रहे थे कि तुम घोड़ी बनकर नीचे जो है वह आओ और मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर के ऊपर से कोई चीज़ उतार देता हूँ। तो मैं अपनी अकल पर मातम कर रही थी। मुझे अब समझ आ गया था कि अम्मी जो है वह अब्बा को किसी ऊंची जगह से कोई चीज़ उतारने का बोल रही है, तो इसके लिए अब्बा उनको बोल रहे हैं घोड़ी बनो घोड़ी, और वह कह रही है कि नहीं मैं घोड़ी नहीं बनूंगी, आपका वजन ज्यादा है, आप ऐसा करो कि आप ऐसे ही उसे उतारने की कोशिश करो। मैंने अपनी अकल पर मातम किया और आकर के अपने कमरे में लेट गई और फिर मैं सो गई। अब अगले दिन मैंने अम्मी को कहा कि भाई मेरा बाथरूम जो है वह अभी भी बंद है तो इसको ठीक करवा दीजिए। तो अम्मी कहने लगी कि बेटा मैंने जो है वह फ़ोन कर दिया है, इंशाअल्लाह थोड़ी देर में जल्दी तुम्हारा बाथरूम ठीक हो जाएगा। अब आज और कल और इसी तरह से बातें होने लगी, लेकिन बाथरूम ठीक करने वाला बंदा नहीं आ रहा था। अब हर दूसरे तीसरे दिन पेशाब की हाजत महसूस होती और मैं उठकर आदाई वाले बाथरूम की तरफ चल पड़ती और रास्ते में आते हुए मुझे इसी किस्म की आवाज़ें जो है वह बाकायदा सुनाई देती है। मैं अब उन वोम को लेकर के सख्त परेशान थी। मैं अपने कमरे में आकर के सोचती कि यार यह क्या है, यह रोजाना अब तो ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती ना कि अब्बा ने कोई ऊपर से चीज़ उतारनी है और अम्मी को बोले कि घोड़ी बनो घोड़ी और जो है मैं कोई चीज़ जो है वह ऊपर से उतार सकूं। तो अब इस बात को लेकर के सच पूछे तो मेरे दिमाग में बहुत सी जो है ना वो बातें आने लगी। अब तो यह सिलसिला रोजाना ही चल निकला। मुझे अब कभी पेशाब आया भी नहीं होता था, तो तब भी मैं इधर रात को उठ के अब्बा के कमरे के पास चली जाती थी। दरवाजा बंद होता था तो मैं कमरे के साथ कान लगाकर के बातें सुनने लगती थी। मुझे इन बातों में बड़ा मजा आता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि असल में कहानी है क्या। करके वाकई में मैं बहुत ज्यादा अलाना में पड़ गई थी, लेकिन मैंने फिर दिल में तय कर लिया था कि मैं पता करके रहूंगी कि यह घोड़ी वाला किस्सा क्या है। बहरहाल इस घोड़ी वाले किस्से को जानने के लिए मैंने एक मुकम्मल तौर पर जो है वह जहन बना लिया था, और वह टाइका यह था कि दिन को जब घर में सारे लोग काम कर रहे थे, अपने अपने कामों में मसाफा थे, यानी अम्मी वाकिका में थी और अब्बा जो है वह काम से गए हुए थे। मैं घर में अकेली थी तो मैंने एक काम किया। अब मैंने एक जोड़ कर लिया था, एक मेज जो कि मेरी ऊंचाई अगर मैं इस मेज पर खड़ी हो जाऊं तो खिड़की तक मैं आसानी से पहुंच सकूं। इस मेज को मैंने जो है उसकी जगह जो है वह तब्दील कर दी थी, लेकिन अब मैंने उसे उस दरवाजे के करीब इस तरह रख दिया था कि जिस दरवाजे के पास खड़ी होकर मैं बात करती थी, लिहाजा मैंने वह मेज जानबूझकर उसी दरवाजे के करीब रख दी थी, ताकि अगर रात को मैं आऊं तो मुझे इस मेज को वहां से उठाकर दरवाजे के पास रखने और फिर इस पर चढ़कर रोशन के दूसरी तरफ देखने में कोई दिक्कत ना हो। वालिद साहब और वलिदा का जो बैठने का अंदाज था वह इस तरह था कि अगर मैं रोशन के ऊपर खड़ी होकर अंदर के कमरे में झांकती तो मैं उन्हें आसानी से नहीं देख सकती थी, जब तक कि वह सामने आकर मुझे ना देखते, जबकि मैं उन्हें देख सकती थी। कमरे की तरतीब का मुझे अच्छी तरह इल्म था, इसीलिए मैंने यह काम किया था।
मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि रोजाना रात को वलिद साहबा घोड़ी क्यों बनती है और वालिद साहब उनके ऊपर खड़े होकर कौन से कील टहोकट रहते हैं या किन चीजों को किसी ऊंची जगह से उतारते हैं, क्योंकि मेरे जहन में अभी यही बात चल रही थी कि ऐसा होता है और यह तकरीबन रोजाना ही होता है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि यह ना हुआ हो। मैं जितनी बार भी रात को पेशाब करने की गरज से उठी, मैंने यह बातें सुनी और महसूस की थी। इसलिए मैंने अपने दिमाग में यह बात बिठा ली थी कि मैं इस बात की पूरी ताकीद करूंगी और यह जानकर रहूंगी कि यह असल में मामला क्या है। लिहाजा मैंने इस बात को अपने दिल के अंदर ठान लिया था कि मैं इसका पता चला कर रहूंगी। यह सारी तरतीब करने के बाद मैं मतमा हो गई थी और फिर अपने कामों में लग गई थी और वलिद साहबा को मैंने नहीं बताया, ना ही उन्हें ऐसा थोड़ा सा भी महसूस हुआ कि मैंने वह मेज वहाँ क्यों बदल दी या इसकी जगह वहाँ क्यों बना दी। वलिद साहबा ने इस बात का कोई नोटिस नहीं लिया और इसी तरह दिन गुजर गया। रात आई और फिर रात भी आधी से ज्यादा ढल गई। उनका वही वक्त होता था, तकरीबन रात के 2 बजे रात के 2:30 बजे का, तो मैं अब तकरीबन रात के 2 बजे तक जागती रही। हालांकि मुझे स्कूल भी जाना होता था, लेकिन आज की रात मैं खुद जाग रही थी। मैं जरा भी नहीं सोई थी, क्योंकि आज की रात में इस राज का पता चलाने जा रही थी कि यह आखिर क्या चक्कर है। लिहाजा अब मैं रात के तकरीबन रात के 2 बजे के बाद कुछ वक्त 510 मिनट ऊपर रही होंगी। मैं उठी और फिर मैंने अपने कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खोला। कमरे का दरवाजा खोलकर मैं पहले बाथरूम की तरफ गई, क्योंकि मुझे वाकई पेशाब आ रहा था। बाथरूम से बाहर आने के बाद अब मैंने इस मेज पर नज़र डाली जो मैंने लाकर करीब रखी थी। इस मेज का वजन इतना था कि मैं उसे उठा सकती थी, लेकिन वह लकड़ी की मजबूत बनी हुई मेज थी। मेरा वजन भी वह आसानी से बर्दाश्त कर लेती। मैंने बगैर किसी आवाज के इस मेज को उठाकर इस दरवाजे के बिल्कुल पास रखा और फिर इस मेज के ऊपर खड़ी हो गई। मेज के ऊपर खड़े होने के बाद मेरा सर बिल्कुल रोशन के बराबर आ गया। रोशन थोड़ा सा उठा हुआ था, जिससे हल्की हल्की रोशनी अब भी कमरे से बाहर आ रही थी और फिर वालिद साहब की आवाज मेरे कानों से टकराई। वो वलिद साहबा से बोल रहे थे, घोड़ी बनो घोड़ी। मुझे अब समझ आ गया था कि वह दोबारा शायद वलिद साहिबा को नीचे घोड़ी बनाकर उनके ऊपर खड़े होकर कोई कील ठोकना चाह रहे हैं या कोई चीज़ उतारना चाह रहे हैं। तो लिहाजा आज मुझे इस बात का पता चल जाएगा कि वह रोजाना रात को इसी वक्त ऐसा काम क्यों करते हैं और रोजाना इसी वक्त उन्हें कोई ऊंची जगह से चीजें क्यों उतारनी होती है। हालांकि मैं कमरे को अच्छी तरह जानती थी कि कमरे में कोई ऐसा सामान नहीं था कि जिसे रोजाना ही उतारना या चढ़ाना पड़े, तो यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। अब जबकि मैं बिल्कुल रोशन के सामने आ गई थी, लेकिन रोशन क्योंकि ऐसे अंदाज में था कि मुझे अंदर का मंजर आसानी से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने बड़े ही आहिस्ता बगैर कोई आवाज किए अपने हाथों की मदद से इस रोशनदान को थोड़ा थोड़ा ऊपर कायस्कना शुरू कर दिया, ताकि मैं अंदर का मंजर बड़ी आसानी के साथ देख सकूं। और फिर आखिरकार मेरे लिए इतनी जगह बन गई कि मैं अब अंदर कमरे में देख सकती थी और फिर मैं अंदर कमरे के मंजर को अच्छी तरह सोच समझ सकती थी। अब मैंने रोशन का साह उठाकर उसे इतना कर लिया था कि मेरी आंखें अंदर का मंजर आसानी से देख सके। लिहाजा जैसे ही मैंने मुनासिब समझा कि अब यहाँ से मुझे पूरे कमरे का मंजर नजर आएगा, मैंने रोशनदान को बिल्कुल हिस्ट्री के साथ छोड़ दिया। यकीन करें, मैं इस वक्त अपने आप को जेम्स बॉन्ड साथ समझ रही थी और एक मुकम्मल जासूसी थी जो मैं कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ दिनों से इन वोम ने परेशान कर रखा था, जो कि मैं आते जाते यहाँ से सुनती थी, और वह भी आधी रात के वक्त, और इसका जवाब मुझे हासिल करना था। लिहाजा मैंने इसका जवाब हासिल करने के लिए अब इस रोशन को इतना उठा दिया था कि मैं अंदर के कमरे में आसानी के साथ देख सकती थी। इस वक्त भी वालिद साहिब और वलिद साहिबा के दरमियान गुफ्तगू जारी थी और वालिद साहिब वलिद साहिबा से घोड़ी बनने के लिए कह रहे थे, लेकिन वलिद साहिबा की आवाज आ रही थी, घोड़ी नहीं, ऐसे ही जो कुछ करना है कर लो। अब जब मैंने उन्हें देखा तो उनकी पेट मेरी तरफ थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि यह तरतीब ऐसी थी कि वो मुझे नहीं देख सकते थे। मैं उन्हें देख सकती थी तो उनकी पेट मेरी तरफ थी और उनके महक दूसरी तरफ थे। मैं उन्हें देख पा रही थी, लेकिन वह मुझे देख नहीं पा रहे थे।
अब जब वालिद साहब ने थोड़ा सा मजीद इसरार किया तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा मैं बनती घोड़ी। मुझे अंदर की आवाजें भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। और फिर मैंने देखा कि वह घोड़ी बन गई। और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ उसने तो मेरे होश उड़ाकर रख दिए और मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। तो अच्छा यह होता है घोड़ी बनना। अब मैंने इस बात को अच्छी तरह जान भी लिया और समझ भी लिया। बात मेरे समझ में आ गई। इतनी छोटी तो मैं नहीं थी कि मैं इन बातों को बिल्कुल ही ना समझ सकती। मैंने आराम से ही रोशनदान से अपनी नजरें हटाई और फिर नीचे उतरकर मेज को दोबारा उसकी जगह पर रखा और यह काम मैं बगैर किसी आवाज किए कर रही थी। हाँ, एक चीज और थी जो अब फर्क पड़ चुकी थी। पहले जब मैंने इस मेज को यहाँ रखकर रोशनदान से अंदर झांका था तो मेरे अंदर एक एतमाद था, मेरे अंदर एक ताकत थी। लेकिन अब मैं अपने आप को थोड़ा सा कमजोर महसूस कर रही थी। मेज को उठाते वक्त, नीचे उतरते वक्त मेरे हाथ और पांव जो काम पर थे, लेकिन बहरहाल मैं इन चीजों को महसूस नहीं होने देना चाहती थी। लिहाजा मैंने बहुत ही एहतियात के साथ मेज को दोबारा उसकी जगह पर रखा और मैं अपने कमरे में वापस लौट आई। वह किताब जो मैंने पढ़ी थी, उसने तो मुझे एक सबक सिखाया था। यह उसके बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यह तो जो कोई भी था, यह तो एक अमली इदम था। और जो कुछ भी हो रहा था, यह मेरे लिए यकीन करें कि बिल्कुल ही एक नई और अनोखी बात थी। ऐसा कभी मैंने कहीं पहले नहीं देखा था और ना ही सुना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी तमाम दोस्त और सहेलियां, जिन्होंने भी ना कभी ऐसा कुछ देखा था और ना सुना था, मैं अब अपनी सहेलियों के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाने वाली थी और मुझे यकीन था कि वह प्लान हमें बहुत कुछ सीखने में मदद करेगा। हमारी उम्र ही ऐसी थी कि हम इस वक्त सीखने और सिखाने के अमन से गुजर रहे थे। तो लिहाजा मैंने इस चीज का फैसला कर लिया था कि मैं अपनी सहेलियों के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाऊंगी। लेकिन इस नए प्लान बनाने से पहले मुझे मजीद कुछ देखना था, कुछ जानना था। इसलिए मुझे अभी अपने वालिद साहब के कमरे के बाहर जाकर मेज रखकर खिड़की से अभी बहुत कुछ देखना था और बहुत कुछ सीखना था जो इस किताब में नहीं था। लिहाजा मैं इस बात को सोचकर मटमें हो गई और मैंने इस बात का टीका कर लिया कि अब मैं रोजाना यहाँ आऊंगी और एक नई मालूमात जो है यहाँ से लेकर जाऊंगी और फिर यह मालूमात जो मैं यहाँ से लूंगी अपनी सहेलियों के साथ शेयर करूंगी। लिहाजा मैंने अपनी सहेलियों के साथ इस बात को शेयर करने के लिए अपने जहन में सारी तरकीब बना ली थी। मैं अपनी सहेलियों के साथ क्या शेयर करना चाहती थी, उनसे क्या करवाना चाहती थी, खुद क्या करना चाहती थी, यह मैंने मुकम्मल सारी बातें सोच ली थी। और इस सारी सोच के बाद अब मैं इस नतीजे पर पहुंची थी कि मुझे जितनी जल्दी हो सके अपनी सहेलियों को भी यह सब कुछ बताना होगा। मैं आकर सो गई। हट्टा की नींद नहीं आ रही थी। सारे वही मंजर मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे, लेकिन फिर भी मैं सो गई। और फिर अगले दिन जब मैं सुबह सोकर उठी तो मैं स्कूल चली गई। स्कूल जाने के लिए यकीन करें कि तबीयत भी नहीं मान रही थी और दिल भी नहीं था। ज़हन बहुत भारी था। लेकिन अब सारी बात यह है कि मैं स्कूल जाने से इनकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी सहेलियों से मुलाकात स्कूल में ही होती और वहीं पर मैं अपनी दोस्तों के साथ खिलकर हर बात कर सकती थी। लिहाजा जब मैं स्कूल पहुंची तो तमाम सहेलियां आ चुकी थी और हम लोग अपनी क्लास और स्कूल के दिगा कामों में मसापा हो गए। और फिर जब आधी छुट्टी का वक्त हुआ तो हम सब लोग इकट्ठे हुए। हम सब लोग ऐनापना घरों से लाए हुए खाने खोलकर एक दूसरे के सामने बैठ गए, क्योंकि हम पांचों की बैठक इकट्ठी थी। स्कूल के दिगा आदा लड़कियां या लड़के वह हम पांचों की बैठक में मुदखलता नहीं करते थे। उन्हें पता था कि यह पांचों हमेशा इकट्ठे ही खाती पीती है। तो जब हम लोग इकट्ठे बैठा करती थी तो कोशिश यह किया करती थी कि अपनी बिल्कुल एक अलग सी जगह बनाएं जहां पर दूसरों का कोई दखल ना हो। लिहाजा हम पांचों एक अलग जगह पर बैठ गई और खाने पीने लगे। अब मैंने kaa कर अपना गला साफ किया और अपनी तमाम सहेलियों को मुखातिब किया। तुम्हें पता है आज मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ? सबने आकर जबान होकर कहा, नहीं हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं पता कि तुम हमें क्या बताने वाली हो।
हम कोई अंदर जानने वाले थोड़ी ही है कि हमें तुम्हारे दिल की बात का पता चल जाएगा। तो मैंने कहा तुम्हें मैं बताती हूँ कि घोड़ी क्या होती है। वह सब लड़कियां हंसने लगी और कहने लगी, अरे पागल, इतना तो हम लोगों को पता है कि घोड़ी घोड़े की बीवी होती है और घोड़ा जो होता है वह तो हम सबने देख रखा है और गहोइम भी हमने बहुत सी देख रखी है। तो मैंने उनको बताया, मैं तुम लोगों को आज एक ऐसी घोड़ी के बारे में बताऊंगी जो घोड़े की बीवी नहीं होती है बल्कि वह वालिद साहब की घोड़ी होती है। अब मेरी बात सुनकर सारी लड़कियां हैरान हो गई और बड़ी हैरत से मेरी तरफ देखने लगी कि यह वालिद साहब की घोड़ी कौन सी घोड़ी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ और बताती हूँ कि वालिद साहब की घोड़ी क्या होती है। यह कहकर मैंने उन्हें वालिद साहब की घोड़ी से मुतल्लिक़ कहानी सुनानी शुरू कर दी। पांचों लड़कियां बड़ी दिलचस्पी के साथ मेरी बातों को सुन रही थी और उनको अच्छी तरह से इस बात की समझ आने लगी कि यार यह तो वाकई वालिद साहब की घोड़ी और घोड़े वाली घोड़ी यह दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। मेरी बात को मुकम्मल तौर पर सबने सुना तो अब उन्होंने एक जबान होकर कहा, अच्छा अब यह बताओ कहना क्या चाहती हो। यह सारी बातें जो हमसे शेयर कर रही हो, चलो हमें इसमें मालूमात तो मिल रही है, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो, अब चाहना क्या चाहती हो। तो मैंने कहा मुझे कहना और चाहना कुछ नहीं है, मुझे तो यह कहना है कि अगर हमारे घर में वालिद साहब की एक घोड़ी है तो तुम लोगों के घरों में भी तुम्हारे वालिद साहब की घोड़ी होगी। तो मैं कहती हूँ कि हम सब क्यों ना इस बारे में पता करें और फिर सब अपना अपना तजुर्बा एक दूसरे के साथ शेयर करें। क्या तुम लोगों के घर में भी वालिद साहब की घोड़ी है? मेरे घर में तो मेरे वालिद साहब की घोड़ी है। यह तो मैंने तुम लोगों को बता दिया है और पता भी चल गया है कि वह घोड़ी कौन है। इसीलिए तुम भी अगर ऐपा घर से यह चीज़ बताओ कि वालिद साहब की घोड़ी है या नहीं है तो इसका तजुर्बा तो तुम खुद ही कर सकती हो। लिहाजा जैसे मैंने इस बात का पता चलाया है, कोशिश करो कि तुम भी अब इस बात का पता चलाओ, फिर हम इस बात पर बात करेंगे। मेरी इन बातों को सुनकर मेरी सारी दोस्त हैरान थी। उन्हें इल्म नहीं था कि ऐसा भी होता है और यह सब कुछ भी जिंदगी का हिस्सा है और जिंदगी में चलता है। और आखिर यह घोड़ी वाला क्या निजाम है और यह क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लिहाजा हम सब में यह बात तय पा गई थी कि हम सब लोग ऐपा घर में अपने वलिदैना की निगरानी करेंगे और इसा लड़की को जिस जिस काम में भी कामयाबी होगी वह जब हम सब स्कूल में एक जगह इकट्ठे हुआ करेंगी तो वह अपनी कामयाबी की दास्तान हमें सुनाया करेगी। मसला यह था कि मेरी जो दोस्त थी यानी मेरे अलावा जो 4 सहेलियां और थी सबको आदत थी कि रात को वह वक्त से सो जाती थी। दोस्तों अगर इस कहानी का अब पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में आप पार्ट 2 लिख दीजिएगा, मैं आपके लिए पार्ट 2 पर काम कर दूंगी।